दोस्तों, अर्थराइटिस यानी गठिया की परेशानी आज काफी आम हो चुकी है। वहीं भारत में गठिया का ही एक रूप ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज सबसे ज्यादा हैं। ये हर साल करीब 15 मिलियन युवाओं को प्रभावित करता है। आंकड़ों की माने तो साल 2025 तक देश में 60 मिलियन से ज्यादा लोग इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है और उम्र बढ़ने के साथ ही इस समस्या की दर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक स्टडी के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 45% महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों में इसके रेडियोलॉजिकल प्रमाण भी पाए गए हैं। ये सभी फैक्ट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता को बयां करते हैं। आज जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि हम सभी इसके प्रति सतर्क रह सकें। अगर कभी आपके आसपास कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे एक अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसके उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता अस्पताल लखनऊ में हड्डी रोग विभाग के निदेशक और प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी में 18 से ज्यादा सालों का अनुभव है, जिसमें कृत्रिम घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण, रीढ़ और जटिल हड्डी के फ्रैक्चर शामिल हैं। इन्होंने MBBS द ऑर्थो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और DNB ऑर्थोपेडिक्स नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नई दिल्ली से किया। डॉक्टर धर्मेंद्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हड्डी रोग केंद्रों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही ये पूर्व में मेदांता गुरुग्राम में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, आज के हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर धर्मेंद्र, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अर्थराइटिस है क्या, ये किस तरह की बीमारी है? अर्थराइटिस में जो जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जो ऊपर झिल्ली होती है उसको साइनोवियम कहते हैं, उसमें थिकनिंग हो जाती है, मोटा हो जाता है, जॉइंट के अंदर पानी आ जाता है और जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है, जो ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, जो हम लोग पेशेंट को समझाने के लिए हम उसके लिए गद्दी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये सारे बदलाव जॉइंट के अंदर हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, साइनोवियम थिकनिंग हो जाती है, कार्टिलेज डैमेज होता है, तो इस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जब शुरुआती दौर में कम पेन करता है, जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ती है पेशेंट को जॉइंट का पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपस में क्या संबंध है इनका? ये कैसे एक दूसरे से अलग है? आर्थराइटिस कई प्रकार की होती है। आर्थराइटिस जो उम्र के बढ़ने के साथ होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन है, जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे OPD में या देश के अगर हम आंकड़े देखें तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली मिलती है। दूसरी तरीके की आर्थराइटिस होती है जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, बच्चे को हो सकती है, मिडिल एज के लोगों को हो सकती है और ओल्ड एज में हो सकती है। फ़र्क दोनों में ये है, जैसे हमने बताया कि तो उम्र का फ़र्क है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्लोली प्रोग्रेस करती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस फास्ट प्रोग्रेशन करती है और जॉइंट को जल्दी डिस्ट्रॉय करती है। दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें भी डिफरेंस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव प्रोसेस है, समय के साथ जॉइंट का ख़राब होना होता है, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं और वो जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं।
धर्मेंद्र जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ज़्यादा जल्दी होता है मेल की तुलना में। किसी भी तरह की आर्थराइटिस हो, उसका जो पहला सिम्टम होता है वो पेन होता है। हमारी ओपीडी में पेशेंट जो अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि पेन हमारे स्टार्ट हो, मैं चल रहा था पार्क में, या मैं वॉक कर रहा था, या मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो अचानक से मेरे जो जॉइंट के जो अंदर का पार्ट है उसमें कुछ चमक सा गया, फिर ये दर्द धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ये अर्ली स्टेज आर्थराइटिस का सिम्टम है। फिर जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ना शुरू करती है, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे पूरे जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, पूरे जॉइंट में स्वेलिंग भी आ सकती है। जॉइंट का जो नॉर्मल मूवमेंट है, जो नॉर्मल जॉइंट को चलना चाहिए, जैसे ये नॉर्मल जॉइंट है तो इसके पूरा मुड़ना और सीधा होना ये नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन जब आर्थराइटिस होती है तो इसमें स्टिफनेस आती है, जकड़न शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ती जाती है, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है और जो उसकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते ये इस लेवल तक पहुंच जाती है कि पूरा जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है डिस्ट्रॉय होती है और दोनों बोन के सरफेस नेकेड होते, आपस में रगड़ते हैं और पेन करते हैं। इस तरह से शुरुआती दौर में बहुत कम पेन से तकलीफ बढ़ते बढ़ते पूरे जॉइंट में पेन बढ़ जाता है। पेशेंट को अपनी जो रोज़ की दिनचर्या होती है वो करने में दिक्कत होती है। जॉइंट में टेढ़ापन भी आ जाता है, डिफॉर्मिटी भी आती है और उठने बैठने में चरमराहट भी महसूस होती है, कट कट की आवाज़ें, क्लिक साउंड आने लगते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्थराइटिस के शिकार मरीजों की डायग्नोसिस का प्रोसेस कैसे किया जाता है? देखिए, एज ए क्लिनिशियन हम जब पेशेंट हमारी ओपीडी में एंटर करता है तो हम उसकी जो चलने की जो तरीका होता है, वो किस तरह से चल रहा है, पेशेंट लिम्प कर रहा है, पेशेंट लंगड़ा रहा है, उससे ही हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हम पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, जो उसकी जो कंप्लेंट होती है, जो उसकी जो तकलीफ़ होती है, उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इनको हम सिम्टम्स कहते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को अपने एग्जामिनेशन टेबल में प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस पार्ट का एक्सरे कराना है और फिर हम उसके लिए एक्सरे एडवाइस करते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो एक्सरे को हम देखते हैं, उसकी जो फाइंडिंग आती हैं, उस क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को मिला के जो डायग्नोसिस बनती है, उसके आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए हमें प्लेन डिजिटल एक्सरे पर्याप्त है और उससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस बना लेते हैं। डॉक्टर, आगे मेरा सवाल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉमन रिस्क फैक्टर्स के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा हमने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के बढ़ने के साथ जॉइंट का डिजेनरेटिव प्रोसीजर है, यानी कि धीरे धीरे डैमेज होता है। तो एक जो एज ऐसा फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर की तरह है, लेकिन ये इनएविटेबल है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरे फैक्टर्स में सबसे जो कॉमन मिलता है वो है ओबेसिटी, ओवरवेट होना। ओवरवेट होने से जॉइंट पे जॉइंट रिडक्शन फोर्स बढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन बढ़ता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन बढ़ता है। तीसरे जो फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें ट्रामा होता है। जैसे किसी को प्रीवियस पहले ट्रामा हुआ, फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट के फ्रैक्चर ठीक से फिक्स नहीं हुए, अपनी जगह से हट के जुड़ गए, टेढ़े जुड़ गए, जॉइंट टेढ़ा हो गया, ये भी एक तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेस के लिए रिस्क फैक्टर है या पेशेंट की तकलीफ को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ कभी बहुत रेयरली जो है कुछ इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज होती हैं जो जॉइंट के डैमेज को बढ़ा देती हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस को सही करने के तरीके क्या हैं? हम अपनी डेली लाइफ में इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आपने दो क्वेश्चन मिला के पूछ लिए हैं। पहला ये है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे मरीज को ठीक रखना है और फिर इसके प्रिवेंशन के लिए, से बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो अगर कोई भी मरीज जिसमें चाहे वो अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारे पास आता है या लेट स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस का आता है, पहला जो हमारा प्लान होता है, पहला जो एम होता है मरीज़ के पेन को कम करना। तो हम उसके लिए पेशेंट को पेन किलर, दर्द निवारक दवाएं दर्द निवारक तेल या क्रीम लगाने के लिए देते हैं। कुछ
एक्सरसाइज, कसरत अपने फिजियोथेरेपी की टीम की हेल्प से सिखाते हैं। इससे अर्ली स्टेज या मध्यम दर्जे का जो डैमेज होता है नी का, वो काफ़ी हद तक पेन कंट्रोल हो जाता है। पेन को कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद मरीज़ को हम फिर कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम में नियमित डाल देते हैं और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं आराम से होती रहती हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो उसमें हम क्या क्या करें या क्या चीज़ें का ध्यान रखें तो तकलीफ़ कम हो, या प्रिवेंशन कैसे करें। तो जैसे हमने बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेशन इनविटेबल है, एज के साथ बढ़ना है इसको। तो हमें वो फैक्टर जो रिस्क फैक्टर हैं जिनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है उनको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे वज़न को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वज़न को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी हम कुछ एक्स्ट्रा पाउंड्स हम शेड ऑफ कर सकते हैं। इससे जॉइंट का जो स्ट्रेस कम होगा, जॉइंट का डैमेज कम होगा, पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलेगी। दूसरा है नियमित कसरत या व्यायाम करना। हम जॉइंट की कसरत करके जॉइंट को सपल रख सकते हैं, जॉइंट को थोड़ा लचीला रख सकते हैं। इससे पेन कम होगा और हमें राहत महसूस होगी। तीसरा जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अगर तकलीफ़ बढ़ती है तो हमें डॉक्टर के टच में रहना, उससे परामर्श लेना है, ना कि सेल्फ से मेडिकेशन करना है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सारे उपाय फेल हो जाएं तो क्या मरीज के पास कोई ऑप्शन बचता है? जैसा मैंने बताया है कि शुरुआती दौर में अर्ली या जब मध्यम दर्जे का डिजेनरेशन जॉइंट में होता है तो अधिकतर पेशेंट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पांस करते हैं, लंबे समय तक आराम की स्थिति में रहते हैं, उनकी रोज़ की दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन जिनमें आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में पहुंच गई, जैसे हमने 3 में से जो पिक्चर दिखाए थे हमने उसमें से दिखाया था कि ये शुरुआती दौर का आर्थराइटिस है, इसमें बहुत मॉडरेट आर्थराइटिस है और ये एडवांस स्टेज का आर्थराइटिस है। जब जॉइंट में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो ये जो कार्टिलेज जो लेयर चढ़ी होती है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। साथ में जो लिगामेंट्स, जो सपोर्टिंग लिगामेंट नी के अंदर होते हैं वो भी टूटना शुरू कर देते हैं। इससे जॉइंट अनस्टेबल होता है और पेशेंट को पेन होता है। इस स्टेज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं मिलता। उस स्टेज में हम पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सर्जरी से घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज मुमकिन है? जैसे मैंने बताया कि जब एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है जहाँ पे दवाएं लगातार पेशेंट को नहीं खिलाई जा सकती क्योंकि उससे उसको और हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, उस स्थिति में हम सर्जरी की सलाह देते हैं। और सर्जरी में इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका जॉइंट है, जिसमें हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट करने का कोई सही वक्त होता है? इसकी ज़रूरत आखिर मरीज को कब पड़ती है? किसी भी पेशेंट का सर्जरी के लिए डिसीजन लेना या हमें उसको एडवाइस करना मरीज़ की तकलीफ़ पर निर्भर करता है। अगर कोई पेशेंट को इतना पेन है कि उसे अपनी रोज़ की दिनचर्या, वॉशरूम जाना, कमरे से बाहर निकलना, पार्क जाना या अपनी जो नॉर्मल जो दैनिक एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो पाएँ, तो उस स्टेज में जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उसको ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट से निश्चित तौर पर उसे फ़ायदा होना है। डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में कितना वक्त लगता है और ये कैसे किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है आज की डेट में कोई अजनबी सर्जरी नहीं है। ये एक तरह से रूटीन सर्जरी है जो लगभग हम डेली बेसिस पे करते हैं। इसमें जो पहले आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले सर्जिकल टाइम 2.5 घंटे लगता था एक नी रिप्लेसमेंट में, वो अब 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में हो गया है। तो सर्जिकल टाइम घट गया है, सर्जरी की क्वालिटी अच्छी हो गई है और रिजल्ट भी अच्छे हो गए हैं। सर्जरी में यूजुअली जो पेशेंट का जो स्टे होता है अस्पताल में वो 4 दिन से 5 दिन के बीच का रहता है। सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते में ज़्यादातर मरीज़ अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन कर लेते हैं। इसमें मरीज़ को पहले प्री ऑप एडमिट करके हम उसका प्री ऑप वर्कअप करते हैं।
प्री-ऑप वर्कअप में जब एनेस्थीसिया की टीम और जो हमारी जो साथ में जो मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम होती है, कार्डियोलॉजी की टीम या मेडिसिन की टीम, ये सब लोग देख करके जब पेशेंट की फ़िटनेस को असेस कर लेते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को या तो एक नी या दोनों नी एक साथ ऑपरेट करते हैं। जो नी का आगे का भाग होता है, जैसे ये नी है, इसमें हम आगे से यहाँ से नीचे तक का एक चीरा लगाते हैं, इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के बाद ये फ्लैप दोनों तरफ से स्किन के और डीप मसल तक के डीप फेसिया के फ्लैप दोनों तरफ लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद हमें जॉइंट मिल जाता है, हम जॉइंट को ओपन करते हैं। फिर जॉइंट को ओपन करने के बाद जो डैमेज्ड, हमने जो इसमें दिखाया था कि जो डैमेज्ड जो बोन के सरफेस होते हैं उनको एप्रोप्रिएट साइज़ के इंस्ट्रूमेंट से उसकी तराशी करते हैं। ये दोनों हड्डियों में हम ये तराशी करते हैं। तराशी करने के बाद पिक्चर कुछ इस तरह की बन के निकलती है। चूँकि हमने एक निश्चित साइज़ के इंस्ट्रूमेंट से इनकी कटिंग की है, तो उसी निश्चित साइज़ के अनुसार हम इम्प्लांट चूज करते हैं और वो इम्प्लांट फिर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। फीमर में फिक्स हो गया, ऊपर की हड्डी फिक्स हो गया, इसी तरह से जो नीचे की हड्डी टीबिया कहते हैं इसको, इसमें फिक्स करते हैं हम और ये इम्प्लांट हम लगा देते हैं। ये इम्प्लांट लगा देते हैं। लगाने के बाद इम्प्लांट को जॉइंट को बैठा देते हैं अपनी जगह पे और ये जॉइंट चलने लगता है। सर्जरी के बाद उसी दिन हमारी जो फिजियोथेरेपी की टीम है, हमारी जो डॉक्टर की टीम है, मरीज़ के पास जाते हैं और उसके जॉइंट के जेंटल मूवमेंट को सिखाते हैं और बताते हैं। अगले ही दिन से उस मरीज को हम उन्हीं जिन घुटनों को रिप्लेस किया है उसी में पूरी वजन के साथ खड़ा करते हैं और फिर चलाना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया अगले 2-3 दिन तक दोहराई जाती है। इसी दौरान हम पेशेंट को वॉशरूम जाना, कमोड पर बैठना, कमरे से बाहर जाना, बेड पे बैठना, बेड से उतरना, ये सारी ट्रेनिंग देते हैं और हम अगले 3 से 4 दिन पेशेंट को घर भेज देते हैं। अगले 2 हफ्तों में हम पेशेंट के टाँके काट देते हैं और हमारे लगभग सारे पेशेंट 4 to 6 वीक में अपनी घर की जो रूटीन एक्टिविटी होती हैं वो करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर्जरी के बाद मरीज को पूरी तरह रिकवर होने में कितना वक्त लग सकता है? जैसा मैंने बताया था कि जो नॉर्मल जो घर की एक्टिविटीज़ हैं, वॉशरूम जाना, पार्क टहलना, सिंपली इतनी एक्टिविटीज चलने की, ये तो 4 to 6 वीक में ज़्यादातर मरीज अचीव कर लेते हैं। लेकिन जैसे स्टेयर चढ़ना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, कार चलाना, स्कूटी चलाना, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके नॉर्मली फ्लो के साथ करने में 8 to 12 वीक्स का समय लगता है। डॉक्टर धर्मेंद्र, अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल नी कितने वक्त तक चलता है और इसकी उम्र कितनी होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब जो है टेक्निक भी चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है और इम्प्लांट की डिज़ाइन एंड क्वालिटी भी चेंज हो गई है। इस कारण जो हमारे पास उपलब्ध डाटा है, जो उपलब्ध हमारे पास आंकड़े हैं, उसके अनुसार मोर देन 80 to 85% पेशेंट्स में 20 से 25 साल तक नी आराम से काम करते हैं। इवन अगर केयरफुली अगर इनको रखा जाए, अगर प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से रखा जाए तो इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या सर्जरी के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं या डेली रूटीन के काम खुद कर सकते हैं? यस, उस एज ग्रुप के अनुसार अगर किसी कोई पेशेंट 60 साल का है तो वो 60 साल के अनुसार जितनी एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहा था वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकता। जैसे अपने घर में चलना, पार्क में टहलना, साइकिलिंग करना, स्कूटी चलाना, कार चलाना, स्टेयर क्लाइंबिंग, जो हमारे दैनिक उपयोग की जो जितनी ज़रूरतें होती हैं वो आराम से कर सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव को लेकर आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव देना चाहेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर लेते हैं, कसरत नियमित करते हैं, वज़न नहीं बढ़ने देते हैं और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इससे जो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे
और आपको तकलीफ़ें कम होगी, आपको दर्द कम होगा और आपके जॉइंट लंबे समय तक चलते रहेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।